हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आईएएस क्लास ड्राइंग 365 में। तो ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है और एक यूट्यूब चैनल है, तो वो छोड़िए, ये नया चैप्टर है। ये मैं यहाँ पे क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का बुक है। तो मैंने बहुत 6 चैप्टर तक पढ़ा दिया है और उसके बाद आज 7 चैप्टर है। आई होप आपको अगर अच्छा लगा हो, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, तो 7 चैप्टर स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें अशोक अशोक के बारे में हर एक चीज़ आपको पता रहना चाहिए, क्या कि वो बहुत शक्तिशाली सम्राट था और उसकी बौद्ध धर्म को कैसे अपनाया, जैन धर्म को कैसे जो भी है बौद्ध या जैन धर्म को अपनाया, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसका जो नीति था राज करने का, उसके बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छे से डिटेलिंग से पढ़िएगा। तो अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। जन्म रोशन के रुपए जन्मदिन पर रोशन को दादाजी, ये सब छोड़िए, ये सब क्या कहानी स्टोरी पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, हम जिन्हें शेरों के चित्र रुपए पैसे को पर देखते हैं, ये वाला चित्र, जैसे कि हर एक सिक्के में आप, हर एक सिक्के में मतलब लगभग हर सिक्के में आप देखेंगे कि शेर का जो सिंग रहता है, रहता है, स्तंभ रहता है, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था, जो ओरिजिनल है वो। फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया, मतलब पत्थर को काट कर विशाल स्तंभ पर, मतलब ऊंचे ऊपर उसको बैठाया गया। इतिहास के महानतम राजाओं ने में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर उल्लेख उत्कर्णीय किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों का क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चंद्रगुप्त का दादा चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति चंद्रगुप्त की सहायता के लिए की थी। ठीक है। चाणक्य, और एक चीज़ बताएं कि चाणक्य को अर्थशास्त्र का जो पितामह कहते हैं ना, वही है ना। अर्थशास्त्र बनाए थे, नाम से किताब जाने थे, और अर्थशास्त्र का पितामह के रूप में भी चाणक्य को जाना जाता है। वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। और यहाँ पे साम्राज्य में बहुत से नगर थे, उनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख थे। मतलब राजधानी के बारे में, तक्षशिला उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ठीक है। दूसरी तरफ जैन उत्तरी भारत के दक्षिण भारत जाने का रास्ता पड़ता था। शायद नगरों, व्यापारी, सरकारी अधिकारियों और शिल्पकार रहा करते थे। फिर साम्राज्य में बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ रहा, पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीवन चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न
भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक पहनते थे। और यहाँ पे जो भी डायग्राम है, अगर फिर से है, पहले भी बताए थे आपके लिए, ये जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है जगह के नाम के बारे में, आपको मेंस में जो इसका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए 30 से 50 तक का वर्ड में आपको लिखना है, बहुत ज़रूरी है। तो आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया कि जो भी दिया हो उसके बारे में 30 से कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, आपको पता रहना चाहिए उसके बारे में। राज्य साम्राज्य से भिन्न है, चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की ज़रूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राज्यों की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठे करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। साम्राज्य का प्रशासन, चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग के शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब था कि यह हुआ कि इलाके पे गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों पर कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारियों उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला, जैन, उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां पर राजपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों का ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तरित क्षेत्र थे। उनके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रित की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर भेंट के रूप में मिलते हुए इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम में कंबल में और दक्षिण भारत में सोने की कीमत पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। संभवतः ये संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना नियमित रूप से जब भी संभव इकट्ठा किया जाता। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी सम्राट मेगनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैगनीज ने यह कुछ देखा कि उसका विवरण दिया। यहाँ हम विवरण का एक अंश दे रहे हैं। तो साम्राज्य का जनता के सामने आने का अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जा रहा था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके संरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों को संरक्षित तोतों को एक झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता था।
राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरते रहते थे कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उन्हें खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। फिर एक विशाल और खूबसूरत नगर, एक विशाल प्राचीन से घिरा, जिसे 570 बुर्ज और 64 द्वार, 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने। राजा का महल भी काठ से बना, जिसे पत्थर निकासी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से धनुओं और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहाँ रहने वाले काफ़ी हद तक स्वतंत्र। उनमें यह उम्मीद की जाती है कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी और मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक को ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्रह्म लिपि में हैं। अशोक की ज़्यादातर, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से अधिक ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मरते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं और ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने संगी संबंधियों मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दासों मृतकों के प्रति दयावान होते, वे भी युद्ध या तो मारे जाते हैं या फिर अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन है और कलिंग के जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध की तृष्णा हो गई। उन्होंने नियंत्रण लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या है? अशोक ने धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की व्यवस्था नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते, वैसे ही उनके कर्तव्य अपने प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। उनके अलावा इनके अलावा परिवार में वे पड़ोसियों के बीच भी झगड़ते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धर्म महत्ता का नाम के
इसलिए उन्होंने अधिकारियों को नियुक्त की जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसलिए अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेख स्तंभों पर खुदवा दिया। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। उनके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों एवं जानवरों को चिकित्सा की व्यवस्था की। अपनी देखिए, यही है हिंदी में आरंभिक ब्राह्मी लिपि और बंगला और मलयालम और तमिल। मौर्य समाज के उभरने में थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, में सम्राट ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा में पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाओं बदलती रहती है। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी और दीवारों के बनने के हजारों काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर दूर तक यह बुर्ज बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपका 7 चैप्टर ख़त्म हुआ, लेसन ख़त्म हो गया है। तो आपको क्या करना है आपको पता ही है। 6 चैप्टर तक का क्वेश्चन किए हैं, उसी से 7 चैप्टर का क्वेश्चन कीजिए और कमेंट कर बताइए कौन कौन मेरी बात मान रहे हैं और काम कर रहे हैं। जो मेरी बात मान रहे हैं, आने वाले कल में वो यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।